नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 9 का क्या है गुणज। तो देखते हैं पहला क्या ऑप्शन है, 1, 8, 2। पहला ऑप्शन क्या है, 1, 8, 2। ठीक, 182। तो 182 क्या 3 से विभाज्य है, क्या 2 से विभाज्य है और 9 से। तो देखते हैं, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और 2 का भी जाता है और 9 का भी। ये हमको कैसे पता है कि 2 का भाग गया, 3 का भाग गया, 9 का भाग। तो क्या होता है, 2 की विभाजकता का नियम है जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो क्या है, 2 से विभाजित वह संख्या होती है। तो 3 का विभाजकता का क्या नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 9 का क्या है, 9 का संख्या के अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो। तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। तो हम एक एक करके ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है, इसका इकाई अंक 2 है। संख्या क्या दिया है, 182। ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो यह 2 से तो विभाज्य है। अब 3 का ट्राई करते हैं। तो संख्या के अंकों का योग, तो 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 9, 2, 11। तो क्या 11 3 से विभाज्य है, यहाँ 3 से विभाज्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत। क्या होगा पहला ऑप्शन, गलत। ठीक, अब अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 972। क्या है, 972। इकाई अंक 2 है, मतलब 2 से क्या है, यह संख्या विभाज्य है। क्या है, इकाई अंक 2 है, मतलब 2 से यह संख्या विभाज्य है। उसके बाद देखते हैं 3। तो 3 का क्या विभाजकता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं, 9, 7, 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18। क्या 18 3 से विभाजित है, क्या 18 3 से विभाजित है, हाँ है। तो यह संख्या 3 से विभाजित है। अब 9 का भी ट्राई करते हैं। 9 का क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9, 9, 7, 16, 2, 18। अंकों का योग क्या है, 18। 18 9 से विभाजित है, हाँ है। 9 दूनी 18। अतः सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यह संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। तो क्या है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी वह कौन सी संख्या होगी जो 2, 3 और 9 से विभाज्य है, 972। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है। क्या है, बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो ये तो हम भाग कर करके देखें या फिर 9 की विभाजकता क्या लगा दे नियम, जो कि हमने क्या किया है, अभी अभी पढ़ा है कि 9 की विभाजकता के क्या नियम है। संख्या के अंकों का योग करना है और 9 का भाग देना है। यदि 9 का भाग पूरी तरह से जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित है। यदि भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा, कुछ शेष बच रहा है, तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब इसमें ट्राई करते हैं। क्या है, पहली संख्या लेते हैं, 43, 56, 89। क्या लिखा है, 43, 56, 89। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 9, 35। क्या आया, 26, 9, 35। ठीक, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 9, 35। ठीक, क्या 35 9 से विभाज्य है, 9 पहाड़ा में आता है, नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। क्या लिखा है, 28, 75, 44। क्या लिखा है, 28, 75, 44। ठीक,
तो क्या इनका अंकों का योग करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे। देखते हैं क्या है, 8 2 10, 10 7 17, 17 17 5 22, 22 4 26, 26 4 30, क्या है 30। तो क्या 30 9 से विभाजित है, तो ये भी आप नहीं है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, रॉन्ग। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 83 46 87, क्या बोल रहा है, 83 46 87। तो अब इनका अंकों का योग करते हैं, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 29 7 36, क्या आएगा 36। इसमें 9 का भाग देते हैं, 9 का भाग इसमें क्या है, पूरी तरह जा रहा है, 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो आता है यह ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 8,34,687। यह संख्या ऐसी संख्या है जो 9 से क्या है, विभाजित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं जिनका योग और अंतर क्रमशः क्या क्या है, 28 और 4 है। दो संख्याएं जिनका योग क्या है, माना संख्या x y है, योग कितना है 28, अंतर कितना है 4। तो हमको क्या निकालना है, छोटी वाली संख्या। कौन सी संख्या निकालना है, छोटी वाली संख्या। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि x वाली संख्या छोटी है या फिर y वाली संख्या छोटी है, तो हम यहाँ से पता करेंगे। यदि x बड़ी संख्या होती, ठीक, x क्या है, बड़ी संख्या है, y क्या है, छोटी संख्या। ये हमको कैसे पता चला कि x बड़ी है y छोटी है, तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी तभी ना प्लस का 4 आएगा। यदि मान लेते हैं y संख्या बड़ी है, x संख्या छोटी है, y संख्या क्या है, बड़ी, तो यहाँ माइनस का आना चाहिए, क्योंकि जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या क्या आता है, चिन्ह। तो यहाँ तो प्लस चिन्ह आ रहा आता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो x है वह बड़ी संख्या है और y क्या है, छोटी संख्या। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो ये y से y कटा, 2x आया हमारे पास, 28 4 32, तो x बराबर क्या आया, 16। क्या आया हमारे पास, 16। अब x का मान रखे देते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, किसी भी समीकरण मान रख देते हैं। क्या है, x प्लस वाई बराबर 28, क्या है 28। कहाँ से रख रहे हैं, समीकरण 1 से, ठीक। तो x का मान कितना है, 16 प्लस वाई बराबर 28। तो y बराबर कितना आएगा, 28 माइनस 16, क्या आएगा 28 माइनस 16। तो हमारे पास क्या बचेगा, 12। क्या आएगा आंसर, 12। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12 क्या होगा सही उत्तर, 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। कितना है, 5:1। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक। एक व्यक्ति और एक पुत्र की औसत आयु दिया है, यहाँ क्या दिया है, औसत आयु, ठीक। तो माना और अनुपात में कितना है, 5:1, ठीक। तो पिता को क्या मानेंगे, पिता 5x का है, अनुपात में दिया है। जब हम कुछ मानते हैं तो क्या मानते हैं, x। ये हमने क्या किया, माना, ठीक। और पुत्र कितने का है, 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे, x, ठीक। और इन दोनों की औसत आयु कितना दिया है, 18 वर्ष। कितना दिया है, 18 वर्ष। औसत आयु कब निकालते हैं, पिता और पुत्र की आयु का योग किया होगा। क्या किया होगा, योग दोनों के, ठीक, की आयु का क्या किया है, योग, फिर 2 का भाग दिया होगा, तब ना औसत आयु की होगी, जो कि कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। तो पिता और पुत्र की औसत आयु क्या है, पिता और पुत्र की औसत आयु नहीं, की कुल आयु, क्या लिखेंगे, पिता और पुत्र की कुल आयु कितनी आएगी, कुल आयु
ये 2 बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में, तो 18 गुणे 2 तो कितना आएगा 36। दोनों का आयु का योग कितना होगा 36। तो पिता की आयु क्या माना हमने 5x है, पुत्र की आयु कितनी है x, दोनों की आयु का योग कितना है 36, कितना है 36। तो 5x में एक x जोड़ा तो कितना आया 6x, ये 6x बराबर 36, x बराबर क्या आएगा 6, x बराबर क्या आएगा 6। ठीक, अब x का मान 6 रखेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 का गुणा किसमें करेंगे 6 का, 6 पंचे 30। ठीक, और x पुत्र की आयु कितनी है x, तो x का मान कितना है 1 गुणे 6 बराबर कितना आएगा 6 वर्ष। ये कब की बात हो रही है, वर्तमान की। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। ठीक, तो 6 वर्ष बाद के अभी पिता 30 साल का है, तो 6 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे 36 साल के, कितने साल के हो जाएंगे 36 साल के। ठीक, पिता अभी कितने के हैं 30 वर्ष के, तो 6 वर्ष बाद, कब की बात हो रही है 6 वर्ष बाद। ठीक, तो पिता और पुत्र का अनुपात निकालना, अभी पिता 30 साल के हैं तो 6 वर्ष बाद 36 साल के, पुत्र अभी 6 वर्ष का है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा 12 वर्ष का, तो 12 एकम 12, 12 तेईं 36, तो कितना आएगा पिता और पुत्र का अनुपात 3:1, कितना आएगा 3:1। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3:1, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 3:1। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 42 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के आधे और सबसे बड़े कोण के दुगना का योग क्या है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोण दिया है कितना 42 डिग्री का। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के आधे, जो सबसे छोटा कोण है उसका क्या लेना है आधा, और जो सबसे बड़ा कोण है उसका दुगना का योग बताना, क्या बताना हमको दोनों का योग। ठीक, तो संभाग क्या बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, मान लो ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 होगा, सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक, यदि ये 42 है तो ये क्या होगा संगत कोण से। ठीक, ये 42 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 42, कितना होगा 180 माइनस 42, ये कोण कितना होगा 180 माइनस 42, तो इसका मान कितना होगा 138, कितना होगा 138। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण का आधा, यदि ये 138 है तो ये भी 138 होगा, छोटे कोण का आधा 42 का आधा कितना होता है 21, प्लस बड़े कोण का दुगना 138 का क्या करना है दुगुना करना है। ठीक, अब दोनों का क्या उतारना है जोड़, तो 21 21 ही है, 8 दूनी 16, हासिल आई 1, 13 दूनी 26, 1 27, तो 6 1 7, 7 2 9 2, तो कितना आएगा राइट आंसर 297। क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 297, क्या आएगा 297। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटे 4 माइनस 7। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है सूत्र। ठीक, तो एक जगह क्या लिखा है, एक प्रश्न लिखा है 4 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बटे 4 माइनस 7, एक ही जगह क्या लिखा है 4, बी की जगह क्या लिखा है 7। ठीक, तो क्या होता है सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार दोनों का जोड़ करना है 7 4 11, एक बार क्या करना है दोनों घटाना है, तो 4 में 7 घटाएंगे क्या आएगा -3, क्या आएगा -3।
4 में -7 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। -3 से -3 कटा, हमारे पास क्या बचा 11। क्या बचा 11, तो इसका आंसर क्या होगा 11। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 का क्यूब -1 का क्यूब का मान क्या है। ठीक, क्या बोल रहा है 8 का क्यूब -1 का क्यूब का मान क्या है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको याद होना चाहिए 8 का क्यूब क्या होता है 512। क्या होता है 512। ठीक, तो 512 8 का क्यूब 1 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 512 माइनस 1 का क्यूब 1, तो घटाएंगे क्या आएगा 511। राइट आंसर क्या होगा 511। ठीक, ये हमको 1 से 20 तक कम से कम क्यूब रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए 1 से 20 तक का क्यूब रटा होना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर रटा होना चाहिए। तो क्या होता है हम सवालों को जल्दी हल कर पाते हैं, जो कैलकुलेशन में हमारा टाइम जाता है तो वह टाइम हम बचा पाते हैं, तो वह किसी और प्रश्न के लिए हम उसको समय दे पाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिखा है 5.29 की पावर 0.5। क्या लिखा है 5.29 की पावर 0.5 कामा 2 प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक, कामा 1 प्लस 0.5 बटे 1 माइनस 1/2 और ठीक √5 के बीच सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। एक संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब तीनों को हम क्या करते हैं चारों को सॉल्व करेंगे। ठीक, वो तो सॉल्व ही है, √5 है, √5 ही रहेगा। इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 23 को क्या लिख सकते हैं, ये 529 को क्या लिख सकते हैं, इसको 529 लिख दिया, दशमलव हटाया तो नीचे क्या लिखा 2 जीरो बढ़ा लिया। ठीक, जो पावर है 0.5 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाया 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, तो इसको क्या पढ़ेंगे 5/10। क्या पढ़ेंगे 5/10, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ये क्या आएगा 1/2। इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है 2 प्लस इसका 0.5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25। बाकी तो जीरो जीरो हो जाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल कितने अंक हैं 2, तो क्या आएगा 0.25। क्या आएगा 0.25। ठीक, अगला देखते हैं क्या लिखा है 1 प्लस, अच्छा इसको नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 1 माइनस 1/2, 1 में आधा घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 ही बचेगा, आधा ही बचेगा। 1 में से आधा घटाया तो क्या बचा आधा, आधा क्या लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं 0.5, तो ये 0.5 है बटे 0.5, इसको सॉल्व किया तो क्या 0.5। ठीक, ये √5 है तो √5 ही रहेगा। अब देखते हैं आगे, इसको 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। क्या होता है अंडर रूट, इधर कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है। क्या है 2 लिखा है, तो ये 529/100। क्या लिखा है 529/100, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.25। ठीक, इसको हल करेंगे क्या आएगा 1 प्लस ये 0.5 से 0.5 कटा तो कितना आया 1 कामा √5। क्या आया कामा √5। ठीक, अब देखते हैं 529 किसका 529 का वर्गमूल क्या होता है 23। क्या होता है 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 23 करेंगे 529 आएगा।
100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10। इधर क्या लिखा है रूट, यहाँ 2 लिखे या न लिखे, नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 लिखा है, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला देखते हैं ये क्या है 0.25, इसको एक में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 2, इधर क्या है √5। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 23 बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या आएगा 10, जब 23 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.3, क्या आएगा यहाँ से क्या आएगा 2.3, क्या आएगा 2.3। ठीक, यहाँ से क्या आया 2.25, क्या आया 2.25, यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आया √5। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, √5 का मान क्या होता है 2.22 के आसपास। ठीक, √5 का मान क्या होता है, √5 का मान कितना होता है 2.2, इसी को क्या लिख सकते हैं √5 की जगह, √5 का मान कितना होता है 2.2 के आसपास, 2.3 है 2.25, 2 है, √5 का मान 2.2 के आसपास होता है। ठीक, तो ये इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2.3, क्या है 2.3, जो किससे आई है 5.29 के पावर 0.5 से, किससे आई है 5.29 की पावर 0.5 से। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण असमान हो तो वह होता है, क्या हो, किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं समान हो, ठीक, लेकिन विकर्ण क्या हो असमान। पहला देखते हैं समांतर भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भुजाएं। आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं, ये और ये दोनों क्या होती हैं आसन्न भुजाएं, जो एक दूसरे से लगी होती है। ठीक, सम्मुख भुजाएं क्या है, इसके सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है सम्मुख भुजा, इसके सामने ये सम्मुख भुजा। ठीक, ये इसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, अभी पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक, क्या बोल रहा है, आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं समान हो, तो ये तो हो सकती हैं, हम इसको बराबर भी ले सकते हैं। ठीक, सभी भुजाएं, तो ये सब आपस में क्या हो सकती हैं बराबर, लेकिन क्या विकर्ण असमान हो, क्या हो विकर्ण असमान हो तो वह होता है, तो क्या होता है वह, यदि सभी भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा वह समचतुर्भुज, क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। और इसके जो विकर्ण है क्या होगा, दोनों के विकर्ण अलग अलग होंगे भाई, ये विकर्ण छोटा होगा, ये वाला विकर्ण बड़ा होगा। ठीक, वर्ग भी बन सकता है, ये क्या बन सकता है वर्ग भी, इसकी सभी भुजाएं क्या हो सकती हैं बराबर। ये हम इसमें समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्या बोला आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं समान हो। ठीक, ये सभी आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, तो समांतर चतुर्भुज में बराबर करेंगे तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा समचतुर्भुज। ठीक, वर्ग क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, लेकिन विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर। तो इसलिए हम प्रश्न क्या बोल रहा है, विकर्ण असमान हो तो वह किसमें हो सकता है समचतुर्भुज में, किसमें हो सकता है समचतुर्भुज में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रोम्बस। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा समचतुर्भुज। अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों में 8 डिग्री का अंतर है, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, दो पूरक कोण है, क्या है पूरक कोण, एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण, क्या होता है पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, यदि मान लो x और y दो कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कितने डिग्री 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे संपूरक कोण। अब इसको याद कैसे करेंगे, पूरक
और संपूरक में जो बड़ा है, इसमें कितने अक्षर आते हैं? 4। इसमें कितने अक्षर आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5। ठीक, तो ये नहीं, इसमें 3 आते हैं, इसमें 4। तो ये बड़ा लिखने में होता है तो इसका मान बड़ा होता है, ये लिखने में छोटा होता है तो इसका मान क्या होता है? छोटा। तो क्या किसकी बात कर रहा है इधर? पूरक कोण। ठीक, ये दोनों क्या है आपस में? पूरक कोण। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है? दो पूरक कोणों का अंतर कितना है? 8 है। तो अंतर देख लेते हैं कितना है? 8। योग तो हमको पता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक, और हमसे क्या पूछा है? तो यही x और y के मान पूछा है। ठीक, तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। जब इसको ये जोड़ते हैं तो क्या आता है? y से y कटा, क्या आया? 2x बराबर 98। कितना आया? 98। तो x बराबर क्या आएगा? 49। कितना आएगा? 49। x का मान 49, तो x का मान 1 में रख देते हैं तो क्या है? 49 प्लस y बराबर 90। ठीक, तो y बराबर कितना आएगा? 41। कितना आएगा? 41। ये कहां से आया है? समीकरण 1 से। ठीक, तो y का मान कितना आया? 41, x का मान 49। तो एक कोण क्या होगा? 49, दूसरा कोण क्या होगा? 41। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 3 गुना 10 से बढ़ाने पर 19 हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x मान लेते हैं। ठीक, x का कितने गुना करेंगे? 3 गुना। किसी संख्या का 3 गुना, फिर 10 से बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर? 10 से बढ़ाने पर क्या हो जाता है? 19। किसके बराबर हो जाता है? 19 के। हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या। x का क्या ज्ञात करनी है? वैल्यू। तो यहाँ से हम इसे 10 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा? माइनस में। तो 19 माइनस 10, तो 3x बराबर कितना आएगा? 19 में 10 घटेगा, कितना आएगा? 9। x बराबर क्या आएगा? 3। x बराबर क्या आएगा? 3। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम और आकलन के चक्र। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये दिए हैं 4, इनको सही क्रम में क्या करना है? हमको अरेंज करना है। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक, पहला क्या दिया है? शिक्षण अधिगम के साथ साथ एकीकृत आकलन है। दूसरा क्या है? शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन है। प्रति रिपोर्ट का विकास है। ठीक, चौथा क्या है? बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। तो इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा क्या हमारे पास? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। ठीक, जो शिक्षक शिक्षा देता है तो उसकी क्या करता है? सबसे पहले वह योजना बनाता है। क्या करता है कि हम आज क्या पढ़ाएंगे विद्यालय में, उसके बारे में पूरा वो लेसन प्लान करके चलता है। ठीक, तो पहले क्या बनाता है? योजना। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? वह शिक्षण अधिगम के साथ साथ एकीकृत का आकलन, पढ़ाने के साथ साथ खुद का भी आकलन करेगा, सामने वाले का भी आकलन करेगा। ठीक, फिर क्या करेगा? वो प्रगति का रिपोर्ट का विकास करेगा कि कितना हमारे पढ़ाने का सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उसका क्या करेगा? वह एक रिपोर्ट तैयार। ठीक, फिर बच्चों के लास्ट में क्या करेगा? बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार। ठीक, तो पहले क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए, पहला नंबर आएगा ये वाला पॉइंट, दूसरा ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, चौथा क्या आएगा? ये। ऐसा कोई ऑप्शन है?
तो 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? एक टीचर है, ठीक, वह अपनी कक्षा के बच्चों के परिवेश में मौजूद जो भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहता है। जो जो भौतिक गुण होते हैं, ठीक, वो बोलता है बच्चों से कि आप अपनी भाषा में हमको समझाओ। ठीक, तो ये किस प्रकार की गतिविधि के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? शिक्षक क्या सिखाना चाहता है बच्चों को? पहला ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम स्लाइड खेलने का आनंद लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उसकी समझ को मजबूत करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। चौथा ऑप्शन है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से वस्तु की क्या करा रहा है? भौतिक गुणों का निरीक्षण करा रहा है। ठीक, उसको क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है कि बच्चा कितना ज्यादा सीख रहा है, अपने आप से वो कितना ज्यादा उसके बारे में बता पा रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13 मीटर 65 सेंटीमीटर से 117 सेंटीमीटर का अनुपात क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 13 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1300 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1300 सेंटीमीटर। अब 13 मीटर और 65 सेंटीमीटर, 13 मीटर 65 सेंटीमीटर का अनुपात निकालना है 117 सेंटीमीटर से। पहले तो हम इनका क्या करेंगे, जो इकाई है दोनों को क्या करेंगे? सेम सेम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इकाई को सेम करेंगे। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर लाएंगे। ठीक, तो 1300 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 13 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1300 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1300 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर का अनुपात 117 सेंटीमीटर से। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? 13 65 सेंटीमीटर का अनुपात 117 सेंटीमीटर से। ठीक, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, 13 कम 13 भाग न पहुंचे लब्धे सुन, 13 पन्ना 65, 13 नैया 117। ठीक, 3 से अभी कट रहा है, 3 तक आई 9, 3 बचे 15, 3 तक आई 9। तो इसका राइट आंसर क्या आया? 35:3। इसका सही उत्तर क्या आएगा? 35:3। ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनीसा 7 किलो और 500 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम प्याज खरीदती है। आलू से प्याज का अनुपात बताइए। ठीक, एक तरफ आलू लेते हैं, एक तरफ क्या लेंगे? प्याज। क्या लेंगे? प्याज। इन दोनों क्या निकालना है हमको? अनुपात। पहले हम क्या करेंगे? इकाई सेम करेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 7 किलो में कितने आ जाएगा? आलू कितना ली है? 7 किलो
प्लस 500 ग्राम। ठीक, प्याज कितना ली है? 2 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, यही ना ली है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना है? 1000 ग्राम। तो 7 किलोग्राम बराबर 7000 ग्राम। कितना आएगा? 7000 ग्राम बराबर 500 ग्राम का अनुपात किससे निकालना है? 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम से। तो 7000 में 500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7500 ग्राम। 2000 में 500 जोड़ेंगे तो 2500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 एक कम 25, 25 तिया 75। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3:1। क्या आएगा? 3:1। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या बोला? पहले आलू, तो पहले आलू का लेंगे, फिर प्याज बोला है तो फिर प्याज का लेंगे। ठीक, 1:3 नहीं, क्या लेंगे? 3:1। अगला प्रश्न है, लिखा है 2u² v माइनस u के पावर 4 VW एक खाली स्थान है। क्या है? त्रिपदी, त्रिपदी है कि बहुपद है कि द्विपदी है कि एकपदी है। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं, जिसमें जितने चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं? प्लस माइनस के चिन्ह, तो उतने ही क्या होते हैं? उसमें पद है। अब देखते हैं, इसमें एक चिन्ह तो ये है और एक इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस लिखा है। यदि माइनस का होता तो माइनस लिखा है। तुम्हारे पास कितने पद हो जाएंगे? एक पद, पूरा पद ये कहला जाएगा, दूसरा पद क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? हमारा दूसरा पद। ठीक, तो एक कितने पदी होता है? 2 पदी है। क्या है? द्विपद है। इसमें कितने पद हैं? द्विपद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 पद है। यदि 2 से ज्यादा हो जाते 3 तो त्रिपद बोलते हैं। यदि बहुत सारे हो जाते तो क्या बोलते हैं? बहुपद बोल देते। ठीक, बहुपद क्या है? बहुपद ये क्या लिखा है? u² v², ये सब क्या आ रहे हैं? कई प्रकार के चर आ रहे हैं। ठीक, इसमें पर पूछा क्या हमसे? ये क्या है? तो इसमें केवल द्विपद है, तो क्या बोलने देंगे? द्विपद है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। ठीक, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। ठीक, ये किसके बराबर है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। क्या होता है? a²। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। a² बराबर है πr² के। किसके बराबर है? πr² के। यदि हम ये a यहाँ से मान निकालें तो क्या आ जाएगा? r² पाई, दोनों के ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट। तो a का मान क्या आएगा? 2 ठो r है तो ठो r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट पाई। ये किसका मान आया? a का। किसका मान आया? a का। ठीक, अब ये क्या है? हमारा वर्ग की एक भुजा है। एक क्या है? वर्ग की एक भुजा है। ठीक, एक किसको माने थे? ये वर्ग की क्या है? भुजा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। कितना होता है? 4a। ठीक, तो a का मान कितना है? अच्छा, प्रश्न क्या पूछ रहा है? उनके परिमापों का अनुपात। ठीक, तो वर्ग का परिमाप अनुपात, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, वर्ग का परिमाप, पहले वृत्त बोला तो क्या लिखेंगे? वृत्त। वृत्त का
परिमाप या फिर परिधि भी बोलते हैं, ठीक। और वर्ग का परिमाप, ठीक। तो वृत्त का परिमाप कितना है? टू क्या होता है? 2πr क्या होता है? परिधि है। परिमाप क्या कहलाता है? उसकी परिधि 2πr, ठीक। क्या लेंगे? 2πr। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। कितना होता है? 4a। तो 2πr और 4a का मान कितना निकाला हमने यहां से? r इंटू अंडर रूट पाई, ठीक। तो यहां से क्या कटा? r से r कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से क्या बचा? पाई। यहां से क्या बचा? 2 रूट पाई, ठीक। पाई को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई अनुपाते 2 रूट पाई। पाई से पाई कटा तो क्या हमारे पास आया? अंडर रूट पाई अनुपाते 2। तो इसका राइट उत्तर क्या आया? अंडर रूट पाई अनुपाते 2। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं? बटे में 3/4 क्या लिख सकते हैं? 3/4 बराबर 27/x। यहाँ तिर्यक गुणा होगा। x को गुणा 3 से तो 3x, 4 का गुणा 27 से तो 27 गुणे 4। ये गुणे में उधर जाएगा तो किस में जाएगा? बटे में। तो ये सेम टू सेम रहेगी संख्या। ये 3 किस में आया? बटे में। 3 नमा 27। तो x बराबर क्या आया? 9 गुणे 4। तो 4 9 36। तो x बराबर कितना आएगा? 36। इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है, एक गणित शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्न के लिए नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है? छात्रों के उन्नयन के लिए, ठीक। छात्रों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, शिष्य का लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक। तो ये किसके लिए आकलन नहीं है? छात्रों के उन्नयन के लिए, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, उसी के लिए तो आकलन होता है। अच्छे नंबर पाता है व्यक्ति और पढ़ने का मन करता है, ठीक। छात्रों को प्रेरित करने के लिए बिल्कुल है। अच्छे नंबर नहीं आ रहा है तो उसको हम मोटिवेट करेंगे ताकि वो बच्चा पढ़े, ये भी है। शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, ये बच्चे से नहीं बन रहा, मतलब शिक्षक ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इससे किसका भी आकलन हो रहा है? शिक्षक का भी आकलन हो रहा है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है कि बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी है, शिष्य का लक्ष्य प्राप्त करना। तो क्या ये यही ऑप्शन सही होगा? अब ठीक, इसमें निगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? निगेटिव। निगेटिव वर्ड यही है, ठीक ना, कि शिष्य का लक्ष्य प्राप्त करना। अब ये जरूरी थोड़ा है कि हमको 12वीं में टॉप करना उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो ये लक्ष्य प्राप्त करना बस थोड़ी ना होता है, उसके आगे भी कुछ काम होता है, उसको भी करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला प्रश्न है, गणित किसका विज्ञान नहीं है? गणित किसका विज्ञान नहीं है? पहला क्या है? स्पेस, संख्याओं, गणनाओं, ठीक। कंकीटीकरण। क्या है? कंकीटीकरण। क्या है? गणित किसका विज्ञान नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कंकीटीकरण का विज्ञान नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, गणित निम्न में से किसका विज्ञान नहीं है? क्या लिखा है? नहीं, गणित
निम्नलिखित में से किसका विज्ञान है? क्या बोला है? किसका विज्ञान है? कहते हैं क्या आता है? संख्या भी, स्थान और गणना। गणना, स्थान, संख्या, बीच की दूरी, मात्रा, स्थिरांक और चर। तो गणित निम्नलिखित में से किसका विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गणना, स्थान और संख्या का विज्ञान है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बच्चे के वातावरण में उन चीजों पर कक्षा में चर्चा शुरू करें जो लुढ़कती है। क्या करती है? लुढ़कती है और फिसलती है। बच्चों को उनके आकार को देखने में मदद करें और देखें कि कुछ चीजें कैसे लुढ़कती हैं और अन्य कैसे स्लाइड करती हैं, कि फिसलती हैं। स्रोत मैथ मैजिक सेकंड एनसीईआरटी। ठीक, एक शिक्षक को यह समझाने में मदद करने के लिए कक्षा 2 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव दिए गए हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चाओं से छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलती है। चर्चा कक्षा में कई दृष्टिकोण लाती है। गणित कक्षा के लिए चर्चा का सबसे अच्छी रणनीति है। शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बच्चों का ध्यान आसपास की चीजों को की ओर आकर्षित करें। क्या करें? आकर्षित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर ए? प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चाओं से छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में क्या मिलती है? उन्हें मदद मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन क्या लिखा है? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? किन दो संख्या को हम क्या करें? आपस में चेंज कर दें ताकि यह समीकरण क्या बन जाए? सही बन जाए। ठीक, संख्याएं क्या लिखा है? प्रश्न 3 प्लस 6 प्लस गुणे इंटू 9 माइनस 27 भागे 3 बराबर 18। क्या लिखा है? भागे 3 बराबर 18। किन दो संख्याओं को आपस में चेंज कर दें कि कितना आ जाए? 18। पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 और 3। क्या करते हैं? 9 और 3। तो जहां 3 लिखा वहां क्या लिखेंगे? 9। जहां 9 लिखा है वहां क्या लिखेंगे? 3। बाकी सब सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है? 3 की जगह 9, 9 की जगह 3, 3 की जगह 9। इसको हल करेंगे तो 18 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं करके। 9 6 त्रिक 18 माइनस 27 भागे 9 बराबर 18। 9 प्लस 18 माइनस 9 त्रिक 27, 3 बराबर 18। तो क्या आया? 3 6 24। कितना आ रहा है? 24। इधर क्या आना चाहिए? 18। ठीक, क्या लिखा प्रश्न? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो हमने क्या किया? पहले 9 और 3 को बदल दिया। जहां 9 लिखा था वहां क्या लिख दिया? 3। जहां 3 लिखा था वहां क्या लिखा? 9। ठीक, 6 9 27 9 बराबर 18। ठीक, तो इससे हमारा आंसर क्या है? 24 मिल रहा है। इधर क्या चाहिए हमको? 18। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 27 और 3 को क्या प्रश्न लिखा रहेंगे? 3 6
9 माइनस 27 भागे 3, इसको हल करने पर क्या आना चाहिए 18। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं एक बार 27 3 को, तो जहाँ 3 लिखा वहाँ 27 लिखते हैं, जहाँ 6 गुणे 9 3, जहाँ 27 लिखा वहाँ क्या लिखते हैं 3 भागे 27, क्या लिखते हैं 27। इसको हल करते हैं कितना आता है ये 27 9 9 छक्का 54 माइनस 3/27। तो ये तो दशमलव में आएगा, किस में आएगा दशमलव में। ठीक, ये संख्या भाग करेंगे तो किस में जाएगा 0 दशमलव कुछ आएगा, कुछ घटाएंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत। एक बार सी नंबर ट्राई करके देखते हैं। सी क्या लिखा है 6 और 9 को, जहां 6 लिखा वहां क्या लिखेंगे 9, जहां 9 लिखा वहां क्या लिखेंगे 6। तो ये तो आएगा ही नहीं, 3 9 छक्का 54 माइनस 27 भागे 3 बराबर 18 आना चाहिए। 3 प्लस 54 3 9 27 माइनस 9, ठीक 57 माइनस 9, ये कितना आया 48, कितना आया 48। ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी ट्राई करते हैं एक बार, क्या आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है 9 और 27 को चेंज करना है, किसको करना है 9 और 27 को चेंज करना है। तो एक बार लिखते हैं, जहां 9 लिखा वहां 27, 3 प्लस 9 3 प्लस 6 गुणे 27 माइनस 9 भागे 3, ठीक तो 6 3, ये पहले क्या आएगा 3 6 गुणे 27 भाग 9/3, 3 प्लस 6 गुणे 27 माइनस 3, 3 से 3 कटा, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से इसको रख के देखते हैं, क्या करना है 3 की जगह 9 9 की जगह 3 रखना है, ठीक तो यहाँ 3 लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 प्लस 6 गुणे 9 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 27, 3 की जगह क्या लिखेंगे 9, इसको हल करने पर कितना मिलना चाहिए 18, ठीक तो 9 प्लस 6 3 18 माइनस 27 भागे 3, ठीक 9 प्लस 18 माइनस 3 9 27, 9 से 9 कटा 18। एक बार प्रश्न को पुनः देखते हैं, क्या है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना है। ठीक, प्रश्न में जो दिया है ये प्रश्न, इनमें से केवल हमको दो संख्याओं को आपस में क्या करना है बदलना है। ठीक, एक बार प्रश्न को पुनः देखेंगे, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में क्या करना है हमको बदलना है। जो प्रश्न में दिए हैं उनको हमको केवल दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो हमने किसको किस पहला ऑप्शन उठाया 9 और 3 को, तो 3 की जगह 9 लिखा, फिर 6 को लिखा रहने दिया, 9 की जगह 3 लिखा, माइनस 27 को 27, यहाँ 3 को 3 ही लिखा, क्योंकि हम पहले ही दो जगह बदल चुके हैं, एक 3 की जगह 9 और दूसरा 9 की जगह 3। अब तीसरा नहीं बदल सकते क्योंकि प्रश्न क्या बोला है हमको दो संख्याओं को आपस में क्या करना है बदलना है। इधर 9 से 9 आया, 6 3 18 आया, माइनस 27 भाग को बट्टे में लिखा 3, 9 प्लस 18 3 9 27, ठीक 3 9 27, तो यहाँ से क्या है 9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 18। तो राइट आंसर क्या माना ईएसबी ने ए। अभी तक हम क्या करते थे कि पूरे को बदलते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बोला कि नहीं दो संख्याओं को आपस में चेंज करना है। जो प्रश्न में दिया है उनमें कितनी संख्याओं को चेंज करना है
2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना चिन्ह माइनस और प्लस और 7 और 12, तो 7 + 3 - 12 का मान क्या होगा? ठीक, क्या क्या बदलना है? जहां माइनस है, माइनस को प्लस में और 7 को 12 में। किसमें? माइनस को प्लस में और 7 को किस में बदलना है? 12 में। प्रश्न क्या बोल रहा है? 7 + 3 - 12, तो 7 को किस में बदलना है? 12 को। 12 में प्लस को किस में बदलना? माइनस में। 3 को 3, माइनस को किस में बदलेंगे? प्लस में। 12 को किस में बदलेंगे? 7 में। ठीक, तो 12 - 3 + 7, 12 × 7 = 19, कितना आया? 19 - 3, हमारे पास क्या आया? 16। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 16, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र में सीखने का उच्चतम स्तर पर किसे रखा गया है? ठीक, उपस्थित होना, जवाब देना, संगठन और निस्त्रापण। तो किसे रखा गया है? पहला ऑप्शन क्या है? उपस्थित होना। दूसरा ऑप्शन क्या है? जवाब देना। तीसरा क्या है? संगठन। चौथा क्या है? निस्त्रापण। तो सही उत्तर क्या होगा? निस्त्रापण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संगोष्ठी एक प्रकार की है, क्या है? खोज विधि है, चर्चा विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है। तो संगोष्ठी एक प्रकार की क्या है? चर्चा विधि है। क्या है? चर्चा विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? चर्चा विधि। ठीक, संगोष्ठी एक प्रकार की क्या है? चर्चा विधि। अगला प्रश्न है, गणित कौन से मूल्यों को सिखाता है? क्या बोल रहा है? गणित कौन से मूल्यों को सिखाता है? ठीक, तो गणित कौन से मूल्यों को सिखाता है? यहाँ क्या केवल केवल नैतिक और सामाजिक मूल्यों को गणित सिखाता है, केवल अनुशासनात्मक मूल्यों को सिखाता है, केवल बौद्धिक मूल्यों को? जहां भी केवल आता है उनको हमको क्या मानना है? निगेटिव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नैतिक, सामाजिक, अनुशासनात्मक और बौद्धिक, इन सभी को क्या सिखाता है? हमारा गणित। ठीक, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रभावी होता है, कब प्रभावी होता है? यदि कोई शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे हम कब अच्छा मानेंगे कि वह अच्छा शिक्षक या टीचर है? ठीक, कक्षा में सब कुछ समझाता है। ठीक, प्रत्येक छात्र के लिए स्पष्टीकरण को दोहराता है, विभिन्न प्रकार की सीखने के अनुभव को प्रदान करता है, छात्रों द्वारा उठाए गए सभी सवालों को जवाब देता है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करता है। ठीक, सामने वालों को समझ नहीं आ रहा है तो वह अलग अलग मेथड का उपयोग कर रहा है जो, ठीक, तो कई प्रकार के सीखने के अनुभव क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है, बच्चों को कई प्रकार से सिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से असाधारण बच्चों की श्रेणी में शामिल है, क्या है? पहले ही केवल तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक, केवल तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे हमारे? गलत। क्या होंगे? गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ठीक, चौथा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बचा। क्या प्रश्न बोला? सीखने के मनोविज्ञान सिद्धांत में शामिल है, करके सीखना, जीने से सीखना, संगति, सहयोग और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे बेहतर सीखते हैं। दिए गए सभी विकल्प। बच्चे कब अच्छे से सीखते हैं? जब वह खुद करते हैं, कोई सवाल को वह खुद करेंगे तो बेहतर ढंग से सीखेंगे। है लर्निंग बाय लिविंग। ठीक, जीने से सीखना, संगति, अपने दोस्तों या सहयोग, ठीक, किसको किसी से नहीं बन रहा तो वह किसी का सहयोग ले रहा है, बन रहा तो अपना किसी को सहयोग दे रहा है, गतिविधि के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, जो सभी हैं। ठीक,
दिए गए क्या है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, इसी तरह हम और सारी वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर के लाते रहेंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद।